नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम ग्राम सभा के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ग्राम सभा के जितने भी कंसेप्ट हैं, सबको हम पढ़ चुके हैं। आज से हम ग्राम पंचायत प्रारंभ करने जा रहे हैं। ग्राम पंचायत दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के भाग 3 अध्याय 3 का पाठ है। राइट दोस्तों, यह धारा 12 से प्रारंभ होता है, जिसमें कल हम धारा 12 को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे धारा 13 को। ठीक है, धारा 13 में क्या प्रावधान है तो याद रखना है, ग्राम पंचायत का गठन को बताया गया है। यहीं से पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान कौन से धारा में है, तो धारा 13 में है। तेरा गठन, तेरा गांठ नहीं छूटेगा जन्म तक, तो 13 से याद रखना है गठन। ठीक ना? ठीक दोस्तों, कैसे गठन होता है ग्राम पंचायत का, इसको हम समझ लेते हैं। तो लिखिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत, ऐसे लिखिए इसको, प्रत्येक ग्राम पंचायत निर्वाचित पंच प्लस सरपंच से मिलकर बनेगी। ठीक, छत्तीसगढ़ में जितने भी ग्राम पंचायत हैं, वो ग्राम पंचायत दो पद से मिलकर बनेगी, एक सरपंच और दूसरा पंच। पंच कैसे होना चाहिए, तो पंच निर्वाचित होना चाहिए। तो निर्वाचित पंच प्लस सरपंच से मिलकर बनेगी। मान लो ए नामक कोई ग्राम पंचायत है, यह दोस्तों पंच, और पंच कैसे होना चाहिए, तो निर्वाचित होना चाहिए, मनोनीत नहीं होना चाहिए, नामित नहीं होना चाहिए, यह निर्वाचित होना चाहिए। प्लस सरपंच से मिलकर बनेगी। सरपंच से मिलकर ग्राम पंचायत का क्या होता है, गठन होता है। ठीक, दो पद। यहां उप सरपंच शामिल नहीं है, याद रखना। ग्राम पंचायत की संरचना पूछे या गठन पूछे, उसमें उप सरपंच शामिल नहीं होता है, क्योंकि उप सरपंच भी एक पंच है। इसलिए पंच और सरपंच से मिलकर ग्राम पंचायत का गठन होता है। ठीक ना? अब प्रश्न उठता है कि भाई ये ए नामक ग्राम पंचायत है, इस ए नामक ग्राम पंचायत में पंच चुनकर आ गए सरपंच, लेकिन सभी का स्वास्थ्य ठीक है। इस ग्राम पंचायत में कोई निःशक्त व्यक्ति चुनकर नहीं आए हैं, कोई निःशक्त व्यक्ति, कोई दिव्यांग व्यक्ति चुनकर नहीं आए हैं, तब क्या हो सकता है, तब क्या होगा? तो लिखिए दूसरा पॉइंट लिखिए, अगर शब्द लिखना है। अगर उस ग्राम पंचायत में, उस ग्राम पंचायत में कोई निःशक्त व्यक्ति नहीं है, निःशक्त व्यक्ति नहीं है, उस ग्राम पंचायत में कोई निःशक्त व्यक्ति नहीं है, तो एक निःशक्त व्यक्ति को नामित किया जाएगा। क्या होगा? अगर नहीं है तो ना, व्यक्ति नहीं है। अगर निःशक्त व्यक्ति है तो कोई बात नहीं। अगर निःशक्त व्यक्ति नहीं है तो एक निःशक्त व्यक्ति को नामित किया जाएगा। नामित किया जाएगा। ठीक ना? कितने निःशक्त व्यक्ति ग्राम पंचायत में, याद रखना संख्या है एक निःशक्त व्यक्ति को, शक्ति हो गया है, ये सख्त है, निःशक्त
एक निःशक्त व्यक्ति को नामित किया जाएगा। इसको अब समझना है भाई। कोई ग्राम पंचायत में चुन के आते हैं क्या? पंच चुन के आते हैं और सरपंच चुन के आते हैं, सरपंच, ठीक ना। मान लो उस ग्राम पंचायत में 15 पंच चुन के आए हैं और सरपंच तो एक ही होगा। 15 पंच है, इस 15 पंच में से एक भी व्यक्ति निःशक्त नहीं है, दिव्यांग नहीं है, या सरपंच दिव्यांग नहीं है, मतलब उस ग्राम पंचायत के सदस्य में से चाहे पंच हो चाहे सरपंच हो, यदि दिव्यांग नहीं है, निःशक्त व्यक्ति नहीं है, तब एक निःशक्त व्यक्ति को नामित किया जाएगा, ठीक ना। इसलिए मैं लिखा हूं कि अगर उस ग्राम पंचायत में कोई सदस्य, लिख लेना यहां पर, कोई सदस्य निःशक्त व्यक्ति नहीं है तो एक निःशक्त व्यक्ति को नामित किया जाएगा। नामित कौन करेगा? प्रश्न उठता है, नामित कौन करेगा? लिखिए, नामित कौन करेगा? नामित कौन करेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो हमेशा याद रखना, ग्राम पंचायत में एक निःशक्त व्यक्ति को नामित राज्य सरकार करता है। राज्य सरकार, या अब राज्य सरकार तो अपने आप में बहुत बड़ा है, तो थोड़ी गांव में आएगा राज्य सरकार कि एक निःशक्त व्यक्ति को नामित करने के लिए, तो कोई व्यक्ति को अपॉइंट करेगा वो, तो राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी, अधिकृत कोई प्राधिकारी क्या करते हैं दोस्तों? नामित करता है। किसको? तो निःशक्त व्यक्ति को। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत में यदि अगर कोई निःशक्त व्यक्ति नहीं है तब नामित किया जाएगा, अगर निःशक्त व्यक्ति है तो नामित नहीं किया जाएगा। कितने निःशक्त व्यक्ति को नामित किया जा सकता है? तो अधिकतम एक। कितना? अधिकतम एक, दो नहीं, एक। कौन करेगा? तो राज्य सरकार स्वयं आके कर सकता है, या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई प्राधिकारी करेगा। उस निःशक्त व्यक्ति का उस ग्राम पंचायत में कार्यकाल कितना होगा? इसको भी पूछा जाएगा। तो इसका कार्यकाल कितना हो सकता है? कार्यकाल न्यूनतम कितने वर्ष का? तो दोस्तों 2 वर्ष का हो सकता है, न्यूनतम 2 वर्ष का। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि उसमें एक निःशक्त व्यक्ति को नामित किया गया है तो उस निःशक्त व्यक्ति का कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष का होगा, 2 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा। 2 वर्ष से कम हो सकता है, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष, लेकिन 2 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। ये आर्टिकल धारा, मतलब धारा 13 है, बहुत बड़ा है भी। धारा 13 को तोड़ के पढ़ेंगे हम। धारा 13 का एक कंसेप्ट ये रहा कि ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है। यदि उस ग्राम पंचायत में कोई निःशक्त व्यक्ति नहीं है तो क्या प्रक्रिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो, ठीक ना। पहले ये कंसेप्ट नहीं हुआ करता था, ये निःशक्त व्यक्ति का कंसेप्ट पहले नहीं हुआ करता था। इसको कब से आया निःशक्त व्यक्ति का प्रावधान? तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में संशोधन हुआ था। कब संशोधन हुआ था? तो 2019 में। तो 2019 में संशोधन करके यह निःशक्त व्यक्ति के प्रावधान को जोड़ा गया है। 2019 से पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। राइट? समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ग्राम पंचायत के पदाधिकारी को हम समझ लेते हैं कि ग्राम पंचायत के प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन होते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत
के पदाधिकारी, पदाधिकारी, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी, फ्लो चार्ट के माध्यम से समझिए। एक होता है राजनीतिक प्रमुख के रूप में, राजनीतिक प्रमुख के रूप में पदाधिकारी होता है। दूसरा प्रशासनिक प्रमुख के रूप में होता है। दूसरा प्रशासनिक प्रमुख के रूप में पदाधिकारी होता है। अब ये राजनीतिक प्रमुख और प्रशासनिक प्रमुख कौन कौन होते हैं इसको भी आपको समझना है। राजनीतिक प्रमुख पुनः दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक और ये दो। एक क्या होगा, एक पद धारण करने वाला, एक पद धारण करने वाला। राजनीतिक प्रमुख दो पार्ट में डिवाइड हो गया। राजनीतिक प्रमुख जो जनता से चुने जाते हैं, प्रशासनिक प्रमुख जो राज्य सरकार नियुक्त करते हैं, ठीक ना। दूसरा दो पद धारण करने वाला, दो पद धारण करने वाला। एक पद धारण करने वाले कौन कौन हैं, तो दोस्तों पंच। और दो पद धारण करने वाले, एक पद धारण करने वाले कौन है, सरपंच। ठीक, एक पद धारण करने वाले में एक पंच होता है और दूसरा सरपंच होता है। सरपंच केवल सरपंच ही होता है और पंच केवल पंच ही होता है, राइट। इन दोनों का निर्वाचन मेरे प्यारे बच्चों प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से होता है, जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। दो पद धारण करने वाले कौन होते हैं, तो उप सरपंच होता है, उप सरपंच। और उप सरपंच का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष। अर्थात निर्वाचित पंच और सरपंच ही अपने में से किसी एक पंच को उप सरपंच चुनते हैं। यहां दो पद का मतलब है कि जो उप सरपंच है, दो पद धारण करते हैं, एक तो वो उप सरपंच है और दूसरा अपने वार्ड का वो पंच भी है, अपने वार्ड का वो पंच भी है और उप सरपंच है, इसलिए उप सरपंच दो पद धारण करता है, ठीक ना। दूसरा प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख ग्राम सचिव होता है, ग्राम सचिव होता है। इस ग्राम सचिव की नियुक्ति धारा 69 के तहत किया जाता है। धारा 69 के तहत ग्राम सचिव को अपॉइंट किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, राइट। ये रहा आपके ग्राम पंचायत के प्रमुख पदाधिकारी। एक होते हैं राजनीतिक प्रमुख जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, दूसरा आपका प्रशासनिक प्रमुख जो सरकार अपॉइंट करते हैं, राज्य सरकार। जैसे ग्राम पंचायत में सचिव होते हैं, सचिव जी होते हैं, ठीक ना। ये है आपका पंच, सरपंच, उप सरपंच, ये तीन पद, ठीक। पंच और सरपंच प्रत्यक्ष रूप से, केवल उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ठीक ना। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक पद को उठाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। हम एक एक पद को उठाकर, चलिए पहले हम पढ़ते हैं पंच के बारे में कि पंच कौन होते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा फिर लिखिएगा। चलिए एक एक पद को उठाते हैं। पहले हम पंच पढ़ेंगे, फिर सरपंच पढ़ेंगे, फिर उप सरपंच पढ़ेंगे, बहिर्गामी सरपंच पढ़ेंगे, फिर इनके क्या क्या रूल्स हैं सबको पढ़ेंगे। पहले हम पद को उठाते हैं पंच को, पंच परमेश्वर को। पंच, पहला पंच क्या होता है। पंच ये रहा आपका ग्राम पंचायत, ये नामक ग्राम पंचायत है, ये ग्राम है। इस ग्राम पंचायत को वार्डों में विभाजित किया जाता है, वार्डों में विभाजित
जैसे 1 वार्ड, 2 वार्ड, 3 वार्ड, 4 वार्ड, 5 वार्ड, 6 वार्ड, 7 वार्ड, 8 वार्ड, 9, 10, 11 वार्ड है, ऐसे मतलब जो भी वार्ड हो सके 10 से ज्यादा होगा, मिनिमम 10 और अधिकतम 20 होता है, ठीक ना। तो यहां हमारे इस वार्ड के जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे वार्ड 2 के जो प्रतिनिधि होंगे ना, प्रतिनिधि होंगे, यही कहलाएंगे क्या, पंच। यही क्या कहलाएंगे, पंच। मतलब वार्ड के प्रतिनिधि होते हैं ये कौन होते हैं, पंच। कौन है पूछे तो ग्राम पंचायत के वार्ड के प्रमुख, ग्राम पंचायत के वार्ड का प्रमुख, वार्ड का प्रमुख है ये। किसी न किसी वार्ड का प्रमुख होता है, उसे पंच कहते हैं। इसका निर्वाचन कैसे किया जाता है, निर्वाचन कैसे किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, निर्वाचन तो वार्ड के मतदाताओं द्वारा, वार्ड के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतलब पंच को संबंधित वार्ड के मतदाता प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। मान मैं वार्ड नंबर 4 के पंच को निर्वाचित करूंगा, वार्ड नंबर 4 के पंच, तो इस पंच को केवल इसी वार्ड नंबर 4 के मतदाता ही चुनेंगे, 5 के मतदाता नहीं चुनेंगे। केवल वार्ड क्रमांक 4 के मतदाता ही इस पंच को निर्वाचित करेंगे, वोट करेंगे, राइट। मान लो चुनाव हुआ, अब जितने भी है, मान लो इस वार्ड क्रमांक 4 में कुल 100 मतदाता थे, 100 मतदाता, ये 100 मतदाता ने वोट दिया और पंच के लिए 2 कैंडिडेट खड़े थे, ए और बी। ए और बी खड़े थे, 2 कैंडिडेट या 2 से अधिक खड़े थे, अधिक हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। मैं उदाहरण 2 का ले रहा हूं। 100 लोग मतदान किए, इसको भी 50 मिला, इसको भी 50 मिला, मतलब मत क्या हो गया, बराबर। उसी प्रकार मान लो 5 लोग खड़े थे तो सबको 20-20 मिला, मत बराबर। तो मत बराबर हो गया तो जीतेगा कौन, क्योंकि सभी का मत तो बराबर हो गया, ना तो ये विजेता हुआ ना तो ये विजेता हुआ। तो फिर से चुनाव कराना पड़ेगा क्या, फिर से वोट डालना पड़ेगा क्या, तो नहीं। इसका एक कंडीशन है, तो टॉपिक बनाइए क्या करना पड़ता है इसके लिए। मत बराबर होने पर, मत बराबर होने पर क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखिए इसके बारे में। पंचों के चुनाव में मत बराबर होने पर, लिखिए पंचों के चुनाव में मत बराबर होने पर विहित अधिकारी द्वारा, विहित अधिकारी द्वारा लॉट पद्धति, लॉट पद्धति से निर्णय लिया जाता है, से निर्णय लिया जाता है। ठीक है, कैसे निर्णय लिया जाएगा देखिए आप। मान लो दोस्तों पंच के कैंडिडेट हैं और सबको बराबर बराबर मत मिला, तो एक बॉक्स में चिट डालेंगे, लॉटरी पद्धति, उसमें से चिट निकालेंगे, जो पहली निकला, जिसका नाम पहला निकला वही विजेता घोषित कर दिया जाएगा, वही पंच बन जाएगा। तो याद रखना इस पॉइंट को। मत बराबर होने पर, पंचों के चुनाव में मत बराबर होने पर विहित प्राधिकारी या विहित अधिकारी द्वारा
लॉट पद्धति से निर्णय लिया जाता है। ठीक ना, ये रहा आपका पंच। अब इस पंच को हटाया भी जा सकता है। क्या क्या तरीके से हटाया जा सकता है इसके पद से? तो लिखिए, अगला जो कंसेप्ट है पद मुक्ति। क्या? पंच का पद मुक्ति। पद मुक्ति, पद से मुक्त कैसे कैसे किया जा सकता है इसको, पद से मुक्ति। ठीक है ना, क्या क्या नियम है पद से मुक्ति के लिए पंच को? तो पहला नियम लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्यावर्तन द्वारा। प्रत्यावर्तन द्वारा। इसका प्रावधान धारा 21A में है। धारा 21A में है। ठीक, धारा 21A, इसी को कहा जाता है रिकॉलिंग प्रोसेस, वापस बुलाना। इसी प्रत्यावर्तन को क्या कहा जाता है? वापस बुलाना भी कहा जाता है। वापस बुलाना। धारा 21A उसी पद पर लागू होता है जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, उस पर लागू नहीं होगा। अर्थात यह प्रत्यावर्तन उप सरपंच पे लागू नहीं होता है। यह प्रत्यावर्तन केवल सरपंच और पंच पर ही लागू होता है, और यह प्रत्यावर्तन केवल ग्राम पंचायत में ही लागू होता है, जनपद और जिला पंचायत में लागू नहीं होता है। ठीक, क्या होता है प्रत्यावर्तन? क्या होता है इसके बारे में लिखिए। लिखिए इसके बारे में प्रत्यावर्तन। यद्यपि इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे, पद मुक्ति का अलग से टॉपिक आएगा, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहां मैं समझा दे रहा हूं कुछ कुछ पॉइंट को, ताकि वहां रिकॉल कर सकें, पॉइंट को आप कनेक्ट कर सकें। ठीक ना, तो क्या है? पंच को अपने पद से गुप्त मतदान की रीति द्वारा, लिखिए क्या होता है ये? पंच को उनके पद से गुप्त मतदान की रीति द्वारा, गुप्त मतदान की रीति द्वारा, 50% से अधिक बहुमत ना, गुप्त मतदान की रीति द्वारा संबंधित वार्ड के मतदाताओं द्वारा, संबंधित वार्ड के मतदाताओं, संबंधित वार्ड के मतदाताओं के 50% बहुमत से, के मतदाताओं के 50 या 50% से अधिक बहुमत से वापस बुलाया जाता है। बहुमत से वापस बुलाया जाता है। वापस बुलाया जाता है। मतलब कोई वार्ड का पंच है, अगर सही से कार्य नहीं कर रहे हैं तो उस वार्ड के, संबंधित वार्ड मतलब उसी वार्ड के मतदाताओं द्वारा गुप्त मतदान करके उस पंच को उसके पद से वापस बुलाया जाता है, एक गुप्त मतदान द्वारा। और गुप्त मतदान 50 से 50% से अधिक बहुमत होना चाहिए। इसका प्रक्रिया क्या होगा, जब हम धारा 21A पढ़ेंगे ना, तो और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं पंचायत पदाधिकारी को बता रहा हूं। ठीक, दूसरा कैसे हटाया जा सकता है, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, फिर और मैं बताता हूं। चलिए, और कैसे हटाया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए पंच को कैसे कैसे उसके पद से हटाया जा सकता है। ये धारा 21A है ना। दूसरा हटाया जा सकता है निलंबन, सस्पेंड। निलंबन का जो प्रावधान है यह धारा 39 में है, धारा 39 में है निलंबन। तीसरा है
पद से हटाना, पद से हटाना, रिमूवल, पद से हटाना धारा 40 में है। धारा 40 में पंच को पद से हटाया जा सकता है। हटाएंगे कैसे? धारा 40 में पढ़ेंगे। पंच को सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है। कैसे किया जाता है? धारा 39 में पढ़ेंगे। यहां क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं? क्योंकि सभी को एक साथ पढ़ाऊंगा। पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य को जो हटाने का, उनको निलंबित करने का जो प्रक्रिया है सबका समान है, इसलिए उसको एक साथ पढ़ लेंगे। यहां केवल आपको याद रखना है कैसे कैसे हटाया जा सकता है, ठीक ना। चौथा, त्याग पत्र देकर, त्याग पत्र, त्याग पत्र का जो प्रावधान है यह धारा 37 में है। धारा 37 में बताया गया है कि पंच अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो किसे त्याग पत्र देगा पंच अपना त्याग पत्र? तो सरपंच को देता है। सरपंच को अपना त्याग पत्र देता है। कौन? तो पंच। ये 4 तरीके हैं जिससे पंच को उनके पद से हटाया जा सकता है। एक और तरीका है, यदि ग्राम सभा की गढ़पूर्ति कराने में असफल रहता है तो उनके खिलाफ कलेक्टर नोटिस जारी करता है, 2 अवसर और देता है। नहीं हो पाता तो पद से हटाने की कार्यवाही शुरू कर देती है, ठीक ना। तो 5 मेथड है, कुल 5 मेथड। एक गढ़पूर्ति वाला लिख लेना है, पढ़ चुके हम ग्राम सभा में, ठीक। ये रहा आपका पंच परमेश्वर साहब का परिचय, इसके बारे में जो कंसेप्ट था ये। बाकी ये धारा है, अलग से टॉपिक बनाकर हम डिस्कस करेंगे। पंच के बारे में इतना जानना है आपको, ठीक। ग्राम पंचायत में पंच होते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट, सरपंच के बारे में। चलिए लिख लीजिए, इसके साथ ले लीजिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे सरपंच साहब के बारे में जी। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पद है वो सरपंच का है। सरपंच, इसके बारे में क्या क्या लिखना है सरपंच के बारे में? तो ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है ये। क्या? ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। पदाधिकारी होता है। दूसरा, ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत का कार्यपालिका प्रमुख है। कार्यपालिका प्रमुख है। मतलब ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? तो सरपंच होता है। सर्वोच्च पदाधिकारी ग्राम पंचायत का कौन होता है? तो सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो सरपंच होता है, ठीक ना। निर्वाचन कैसे होता है इसका? निर्वाचन, इसके निर्वाचन के बारे में बताया गया है किसमें? तो धारा 17 में बताया गया है। धारा 17 में क्या बताया है कि सरपंच का निर्वाचन कैसे होगा, इसके लिए पात्रता क्या होगा, योग्यता क्या होगा, इसके बारे में बताया गया है। धारा 17 में क्या कहता है कि ग्राम के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होगा। क्या? ग्राम पंचायत, ग्राम के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पूरे ग्राम पंचायत के जितने भी वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सरपंच चुने जाते हैं धारा 17 के तहत, ठीक। अब इसके भी चुनाव में कुछ विवाद हो जाए तो
मत बराबर हो जाए तो, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं, 2 3, सबको बराबर बराबर मत मिले तो क्या होगा? तो लिखिए, मत बराबर होने पर, मत बराबर होने पर क्या होगा? लिखिए, सरपंच के चुनाव में, सरपंच के चुनाव में मत बराबर होने पर, मत बराबर होने पर, मान लो मत बराबर हो गया, विहित प्राधिकारी द्वारा, बराबर होने पर विहित विहित प्राधिकारी द्वारा, विहित प्राधिकारी द्वारा, ठीक, विहित प्राधिकारी द्वारा लॉट पद्धति से निर्णय लिया जाता है, लॉट पद्धति से निर्णय लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। अब यहां से एक लाइन में याद रखना, चाहे पंच का चुनाव हो चाहे सरपंच का चुनाव हो, दोनों में मत बराबर हो जाता है, तब की स्थिति में वहां जो विहित अधिकारी होता है उसके द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वो लॉट पद्धति के द्वारा लिया जाता है, मतलब एक चिट निकाला जाता है। राइट, ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों। अब सरपंच की योग्यता क्या होना चाहिए, सरपंच के लिए पात्रता क्या है? सरपंच बनने की पात्रता, सरपंच बनने की पात्रता, बनने की पात्रता, पात्रता धारा 17 में बताया गया है कि कौन व्यक्ति सरपंच बन सकता है। यद्यपि इसका जो आरक्षण, SC ST आरक्षण, OBC आरक्षण के बारे में चर्चा हम आरक्षण टॉपिक बनाकर करेंगे, ठीक ना। सबके आरक्षण एक जैसे होते हैं, सेम नियम है सभी पद का, कुछ अंतर होता है जिसको एक टॉपिक बनाकर हम कर देंगे, ठीक ना। धारा भी मैं बता दूंगा कौन सा धारा में इसका प्रावधान है, ठीक ना। तो सरपंच बनने की पात्रता धारा 17 में बताया गया है, 3 पात्रता है। एक, पंच बनने के लिए योग्य हो, पंच बनने का योग्य हो, मतलब सरपंच को पंच बनने के लिए योग्य होना चाहिए, तभी वो सरपंच बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। अर्थात 21 वर्ष का, मिनिमम 21 वर्ष का आयु होना चाहिए, ठीक। दूसरा, संसद एवं विधानसभा का सदस्य ना हो। दूसरी पात्रता क्या है, संसद में दोनों सदन आ जाएंगे ना, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, एवं विधानसभा स्टेट लेजिस्लेचर का सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्य ना हो, तभी वो सरपंच बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा, ठीक। तो दो चीजें, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, तभी वो सरपंच बन सकता है, अदरवाइज नहीं, अर्थात सरपंच बनने के लिए योग्य है। तीसरी बात याद रखना है कि किसी सहकारी समिति, किसी सहकारी समिति का सभापति, मतलब अध्यक्ष, किसी सहकारी समिति का सभापति या अध्यक्ष या उपसभापति एवं उपसभापति, मेरे प्यारे बच्चों, उपसभापति ना हो, तभी वो सरपंच बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। कैसे याद रखना है, 3 चीज याद रखना है।
सरपंच वही व्यक्ति बन सकता है धारा 17 के अनुसार कि वो पंच बनने के लिए योग्य हो। दूसरा, संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य ना हो। तीसरा, किसी भी सहकारी समिति का सभापति अर्थात अध्यक्ष एवं उप सभापति अर्थात उपाध्यक्ष नहीं होना चाहिए, तभी वो सरपंच बन पाएगा। ठीक ना। यह रहा आपके सरपंच की पात्रता। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या सरपंच का दायित्व क्या होता है। चलिए मैं उठा देता हूं इसको। लिखिए, सरपंच का दायित्व, उत्तरदायित्व क्या है सरपंच का उत्तरदायित्व? तो दो उत्तरदायित्व है मेरे प्यारे बच्चों। मैं कार्य नहीं बोल रहा हूं, कार्य अलग से पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहा हूं, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक, ग्राम पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति होता है। सामान्य प्रशासन समिति का पदेन क्या होना चाहिए? सभापति होगा। ठीक। प्रत्येक ग्राम पंचायत में मिनिमम 3 अधिकतम 5 स्थायी समिति होते हैं, जैसे सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा समिति, समाज कल्याण समिति, गौठान समिति, ऐसे समिति होते हैं। तो सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष सरपंच होता है, यह उनका उत्तरदायित्व है। दूसरा लिखिए, ग्राम सभा की गढ़पूर्ति का उत्तरदायित्व। ग्राम सभा की गढ़पूर्ति का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो सरपंच का होता है। एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकते हैं, उस ग्राम सभा की गढ़पूर्ति का उत्तरदायित्व सरपंच का होता है। इस सरपंच को पदमुक्ति कैसे किया जा सकता है? कैसे कैसे पदमुक्त किया जा सकता है? तो लिखिए, पद मुक्ति मेरे प्यारे बच्चों, पदमुक्ति के लिए बहुत सारे मेथड हैं। इसके 7-8 मेथड हैं, 7-8 तरीकों से इसको पद मुक्त किया जा सकता है। पहला है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव कहां बताया गया है? तो धारा 21 में बताया गया है। अविश्वास प्रस्ताव को हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि सरपंच, उप सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का जो प्रक्रिया है वो सेम है, इसलिए उसको एक साथ प्रक्रिया को पढ़ लेंगे। अभी मैं बता रहा हूं कैसे कैसे हटाया जाता है, धारा को याद रखना है। अविश्वास प्रस्ताव धारा 21 के तहत। दूसरा, प्रत्यावर्तन जिसे वापस बुलाना, रिकॉलिंग प्रोसेस कहा जाता है, द्वारा। इसका प्रावधान धारा 21A में है, धारा 21A में। ठीक। तीसरा, त्याग पत्र धारा 37 में बताया गया है। त्याग पत्र का प्रावधान धारा 37 में। त्याग पत्र, सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो यहीं लिख लीजिए। तो एक विभाग है, एक विभाग, कौन सा विभाग है? तो पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग। पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग
कल्याण विभाग है। इस पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग में एक वित्त अधिकारी है, एक पद है, पोस्ट है। उस पद का नाम है जिला संयुक्त संचालक। क्या है? जिला संयुक्त संचालक पंचायत या उप संचालक। तो पूछा जाए कि सरपंच या उप सरपंच भी पूछे, सरपंच और उप सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो धारा 37 के तहत जिला संयुक्त संचालक एवं उप संचालक पंचायत को देता है। अर्थात पंचायत एवं समाज कल्याण के जिला संयुक्त संचालक एवं उप संचालक पंचायत को अपना त्याग पत्र लिखित रूप से सौंपता है। राइट। चौथा मेथड है इसका निलंबन, सस्पेंड। देखिए, पंच को भी निलंबित किया जा सकता है, सरपंच को भी निलंबित किया जा सकता है। इसका प्रावधान है धारा 39 में। पांचवा, पद से हटाना, पद से हटाना किसमें है? तो धारा 40 में। अब इसका प्रक्रिया को मैं नहीं समझा रहा हूं ना, क्योंकि प्रक्रिया सबका समान है, उसको लास्ट में पढ़ लेंगे हम एक साथ। ठीक ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पद से हटाना, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। कुछ अन्य कारण भी हैं, अन्य कारण से भी पद से मुक्त किया जा सकता है। अन्य कारण में लिखिए पहला, ये 5 मेथड हैं जो धारा में दिया हुआ है, जिसका नाम है यही है। अन्य कारण है जिसको भी हम समझ लेते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं। ग्राम सभा की गढ़पूर्ति में असफल होने पर, ग्राम सभा की गढ़पूर्ति में असफल, गढ़पूर्ति में असफल, हम ग्राम सभा में पढ़ चुके हैं। यदि सरपंच ग्राम सभा की गढ़पूर्ति लगातार 3 गढ़पूर्ति नहीं कराया जाता तो उसे नोटिस दिया जाता है, 2 अवसर और दिए जाते हैं, फिर भी गढ़पूर्ति नहीं होता है तो उसको पद से हटाने की कार्यवाही शुरू हो जाती है कलेक्टर के द्वारा। तो ग्राम सभा की गढ़पूर्ति में असफल के द्वारा भी इसको पद से हटाया जा सकता है। दूसरा, ग्राम पंचायत की बैठक न बुलाने पर, दूसरा, ग्राम पंचायत की बैठक न बुलाने पर, ग्राम पंचायत की बैठक न बुलाने पर भी इनको पद से मुक्त किया जा सकता है। ठीक, जैसे ग्राम पंचायत के सदस्य लिखित 1/3 या 50 सदस्य, 50% सदस्य लिखित रूप से मांग करते हैं कि ग्राम पंचायत का बैठक बुलाना चाहिए और ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बुला पाता है तो उसको पद से हटाने की कार्यवाही शुरू हो जाती है। तीसरा, ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर, मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर, नाम नहीं होने पर उसका नाम मतदाता सूची में मान लो हटा दिया गया है किसी कारण से तो उसको पद से हटाया जा सकता है। ठीक, यह रहा अन्य कारण। अन्य कारण में 3 और जो सामान्य कारण है वो 5 है। इसके अलावा सरपंच की कुछ आकस्मिक रिक्ति भी है। इनका पद, सरपंच का पद आकस्मिक रूप से रिक्त कैसे हो जाता है इसको भी हम समझ लेते हैं। रिक्त, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए टॉपिक बना लीजिए आकस्मिक रिक्ति।
आकस्मिक रिक्ति। आकस्मिक रिक्ति में अर्थ लिख लीजिए, इसका मतलब क्या होता है? निम्न पदों की सदस्य बनने से पद रिक्त हो जाता है। निम्न पद की सदस्य बनने पर पद क्या हो जाएगा? तो पद रिक्त हो जाएगा। क्या क्या का सदस्य बनने पर? तो पहला, संसद के सदस्य बनने पर। संसद में चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो का सदस्य बनने पर उनका पद रिक्त समझा जाएगा, रिक्त हो जाएगा उनका पद। दूसरा, विधानसभा का सदस्य बनने पर, यदि कोई सरपंच विधानसभा का सदस्य चुना जाता है, सदस्य बन जाता है, तो उनका सरपंच का पद रिक्त समझा जाएगा, रिक्त माना जाएगा। ठीक। तीसरा, सहकारी समिति का, सहकारी समिति का सभापति या उपसभापति बन जाने पर उनका पद रिक्त समझा जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। मान लो इन तीनों कारण से, मान लो कोई सरपंच संसद का सदस्य बन जाता है, विधानसभा का सदस्य बन जाता है, सहकारी समिति का सभापति और उपसभापति बन जाता है, मतलब उसका पद रिक्त हो गया। ऐसे रिक्ति को आकस्मिक रिक्ति कहा जाता है। तो आकस्मिक रिक्ति के स्थिति में नोट करके लिखिए, आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में ग्राम पंचायत का विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है। विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है। विशेष सम्मेलन। ठीक। विशेष सम्मेलन कौन बुलाता है? तो ग्राम सचिव बुलाता है। ग्राम पंचायत का सचिव बुलाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत का कौन बुलाता है जी? सचिव बुलाता है। नोट कर लेना, यहां से क्वेश्चन टकराएगा एग्जाम में। ठीक ना। ये रहा आपका ग्राम पंचायत का पंच एवं सरपंच। दोस्तों, कल की क्लास में हम चुनाव के असफल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब यदि कोई वार्ड या कोई ग्राम सरपंच को नहीं चुनता है या सरपंच का चुनाव लंबित है, सरपंच के चुनाव में कोई बाधा आ गया है, तो क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या शर्त है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम उप सरपंच को पढ़ेंगे, उप सरपंच का पद। उसके बाद दोस्तों बहिर्गामी सरपंच क्या होता है, स्थानापन्न सरपंच क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ग्राम पंचायत के सचिव को पढ़ेंगे, ये कौन होता है, इसके कार्य क्या है। उसके बाद दोस्तों इसके सम्मेलन को पढ़ेंगे, कोरम को पढ़ेंगे। ऐसे करके दोस्तों हमारा ये ग्राम पंचायत का टॉपिक समाप्त हो जाएगा कल में। उसके बाद सीधे हम जनपद पंचायत में जंप करेंगे, फिर जिला पंचायत में। ऐसे दोस्तों 8-10 क्लास में ये पूरा पंचायत एकदम डेप्थ में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन भी कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। वैसे तो मैं डिस्कस करते जा रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन फंसा सकता है, यहां से क्वेश्चन फंसा सकता है। मेरे शब्द को आप ध्यान रखना, जो शब्द बोलता हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखता हूं वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं शब्द में फंसाता हूं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।